फैक्ट सब बताए थे वो सब भी याद होगा। चलो आज अभी सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास और चार्ज के बीच डिफरेंस, ठीक ना। एक एक करके इसको पढ़ेंगे भी, लिखते भी जाएंगे, ठीक है। ये इसमें सिर्फ लाइन में लिख देता है, पता नहीं चलता है, खोजना पड़ता है, ठीक ना। और सब बुक में क्या होता है, एकदम नोट्स टाइप का लिखता है, इसमें तुमको ढूंढना बनाना पड़ेगा। तो सब बुक का ही पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। चलो एक तरफ लेते हैं मास, एक तरफ चार्ज ले लेते हैं, चार्ज, और दूसरे तरफ लेते हैं मास। क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस है कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कह सकते हैं इट हैज़ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन मास सिर्फ एक ही तरह का होता है, पॉजिटिव। मास जब भी होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं। इट इज ऑलवेज, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। कोई दिक्कत? ये पहला डिफरेंस हो गया, ठीक ना। दूसरा डिफरेंस, चार्ज कहीं पर अगर है, अगर कहीं चार्ज है, किसी बॉडी पे चार्ज आया, तो चार्ज के साथ साथ उसमें मास भी आएगा। जैसे चार्ज जानते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन में मास होता है, भले ही नेग्लिजिबल होता है लेकिन मास होता है, ठीक ना। मतलब चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। जहाँ पर भी चार्ज आएगा अपने साथ क्या ले जाएगा, मास ले जाएगा, ठीक ना। लेकिन मास कोई ज़रूरी नहीं है। कोई न्यूट्रल बॉडी मान लो एक जगह से दूसरे जगह चला गया, तो चार्ज थोड़ा जा रहा है, मास जा रहा है। मास कम्स विदाउट चार्ज। और एक चीज़, चार्ज ऑलवेज कम्स, ऑलवेज लिखे हैं, मतलब हमेशा होगा। मास विदाउट चार्ज जा सकता है, कभी कभी चार्ज के साथ भी जा सकता है, ठीक ना। कोई ज़रूरी नहीं चार्ज के साथ जाए, लेकिन इसके साथ मास जाएगा ही। कोई दिक्कत? देखो ठीक है। तीसरा डिफरेंस, चार्ज के बीच दो टाइप का फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन का और रिपल्सन का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन एग्जिस्ट्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है। लेकिन मास के बीच ऑलवेज जानते हैं अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिपल्सन का नहीं करता है। तो इसमें लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली एग्जिस्ट्स बिटवीन मासेस। नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ओनली एग्जिस्ट करता है बिटवीन मासेस, रिपल्सन का करता है नहीं करता है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। हाँ, ग्रेविटेशनल दे सकते हैं। ग्रेविटेशनल यहाँ भी काम करता है, लेकिन उस पर भारी पड़ जाता है कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स,
ठीक ना। ग्रेविटेशनल यहाँ भी काम करता है लेकिन उसको मार देता है, दबा देता है कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स एकदम होता ही नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, और अच्छा होगा। अब चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन ए चार्ज। कोई भी चार्ज है, ठीक ना, अगर वो रेस्ट में है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पॉइंट चार्ज है जिस पर कुछ चार्ज है, अगर वो रेस्ट में है उस समय उस पर जितना चार्ज है, और अगर किसी भी स्पीड से, चाहे लाइट के स्पीड से क्यों नहीं ट्रेवल कर रहा है, उस समय जो उसका चार्ज होगा सेम होगा। मतलब स्पीड या वेलोसिटी से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मास पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। तो चौथा नंबर में मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, ठीक ना। मास स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड बढ़ने पे मास भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे लिख देते हैं, एक्चुअली एम नहीं, देखो ना फॉर्मूला है ना अभी, एम इक्वस टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना। अब यहाँ पे एम क्या है, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी स्पीड। एम नॉट क्या है, एम नॉट हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मास, इसको रेस्ट मास भी बोलते हैं, ठीक ना। भी हो गया स्पीड ऑफ मास, और सी, हाँ 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड, ठीक ना। हाँ सॉरी 10⁸ लाइट का स्पीड, ठीक ना। अब कैसे, अभी देखो पता चल जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है तो मास भी बढ़ जाता है। ये आइंस्टीन का फार्मूला है, ठीक ना। आइंस्टीन का रिलेटिविटी का जो इक्वेशन है उसमें से एक इक्वेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब स्पीड अगर बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं, इस पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में आता है, कभी कभी बोर्ड में भी पूछ देता है, ठीक ना। चूँकि हम लोग जानते हैं एम इक्वस टू फार्मूला है एम नॉट बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना। ये बोलो अगर किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं जीरो, अप्रॉक्स जीरो से, ठीक ना, तो उसका आंसर अप्रॉक्स क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक ना। जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ऐसा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो बहुत बहुत एक्सट्रीमली छोटा है, एक्सट्रीमली छोटा है मतलब जीरो के आसपास का है, आंसर बहुत बड़ा होगा, ठीक ना। भी किसी चीज़ का कोई मास है तो सबसे पहले उसका भी कितना होगा, जीरो होगा, रेस्ट में होगा तो जीरो होगा, तो जीरो होगा तो ये टर्म कितना, जीरो, जीरो बाय सी स्क्वायर, जीरो मतलब 1 माइनस जीरो कितना होगा, 1, मतलब उस केस में अगर भी जीरो है तो एम नॉट जो ऑब्जेक्ट है उसका मास रेस्ट मास के बराबर होगा, ठीक है। और भी, हाँ भी जीरो रेस्ट मास मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जब वो रेस्ट में होता है,
ठीक ना। अब अगर v मान लो v अप्रॉक्स हो गया कहाँ, लाइट के स्पीड तक पहुंच गया, कोई भी मास है अगर वो इतना स्पीड है उसके पास कि वो लगभग लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को हम कह सकते हैं सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 1। तो ये अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं 1, मतलब ये लगभग क्या हो जाएगा 0। तो m बराबर m नॉट बाई कितना 0, नहीं मतलब लगभग ना 0 है, तो ये मास कितना हो जाएगा इन्फिनाइट। बढ़ा के घटा, बहुत बढ़ गया। तो 0 पे थे और किस स्पीड के पास पहुंच रहे हैं, लाइट की स्पीड के पास, तो मास जो मास था उससे बढ़ के कहाँ तक चला जा रहा है, इन्फिनिटी। मतलब अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है मास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है, समझ गए, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना। एट व्हाट स्पीड the mass of a moving the mass m of a moving object becomes double of its rest mass, ठीक ना। स्पीड निकालना है ताकि जो ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो डबल हो जाता है इसके रेस्ट मास के, तो वो स्पीड क्या होगा, ठीक है। ट्राई करो तो बता देंगे। बनेगा या बता दें, बोलो बता देते हैं, ठीक ना। देखो हम लोग जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला है m इक्वस टू एम नॉट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। ये m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है m जो है वो ट्वाइस m नॉट हो जाता है, उस कंडीशन में हमको निकालना है v का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। m इक्वस टू 2 टाइम्स m नॉट, तो देयरफॉर m की जगह पे क्या रखेंगे, एट वाट स्पीड, क्या निकालना है स्पीड, कब, जब मास एक ऑब्जेक्ट का m था लेकिन वो मूव कर रहा है और उसका मास डबल हो जाता है किसके, रेस्ट मास के। तो रेस्ट मास ये है ना, तो m एक्चुअल में कितना हो जाता है बढ़ कर, तो उस कंडीशन में क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक ना। तो m को हटा के क्या लिखेंगे, बोलो 2 टाइम्स m नॉट इक्वस टू m नॉट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसको इधर भेज देते हैं 1 माइनस भी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ऊपर में कितना है 1, और ये 2 इधर ले आते हैं, ठीक है। 2 इधर आएगा, एक्सचेंज हो गया, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, इधर क्या हट जाएगा रूट 1/4, इसको इधर ले आते हैं 1 माइनस 1/4 भी स्क्वायर बाय कितना सी स्क्वायर, 4 माइनस 1 3/4, सी स्क्वायर इंटू है डिवीजन है, इधर आके क्या थी सी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा रूट, तो 3 का रूट तो निकलेगा नहीं, रूट 3 सी स्क्वायर का c है बाय 2, आंसर, ठीक है, लिख लो। मतलब लाइट का स्पीड का रूट 3/2 टाइम्स बढ़ाकर इसका स्पीड करना होगा, ठीक ना।
ठीक है, समझ गए हो? इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो बन जाएगा। चलो, ये डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज था। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये पढ़ना है। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहला नेचर है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर कैसा होता है? एडिटिव होता है। ये समझेंगे कैसे, इसको समझाते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। ये पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई भी सिस्टम है, जैसे ये रूम मान लेते हैं सिस्टम है, ठीक ना, मतलब अगर और भी बहुत सारे रूम्स है, तो इसमें जितना भी पार्टिकल्स है, इसका पार्टिकल्स इसके अंदर ही रहेगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा, किसी दूसरे सिस्टम के पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करता है। तो एक सिस्टम में अगर बहुत सारा पॉइंट चार्जेज है, एक सिस्टम में मान लो बहुत सारा पॉइंट चार्जेज है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हर पॉइंट चार्जेज पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो सिस्टम का टोटल चार्ज, उस सिस्टम का टोटल चार्ज जितना भी पॉइंट चार्जेस पे चार्ज है, सबके अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? लिखो, तब एग्जांपल देके समझाते हैं। लिखो, फॉर ए सिस्टम the total charge ब्रैकेट में लिख लो नेट चार्ज इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेज of the constituents point charges constitutes the system, ठीक है। इसको एक फिगर से ऐसे समझ लेते हैं, ये एक सिस्टम है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है Q1, सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, यहाँ पे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है सब, ठीक ना, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे एक चार्ज है Qn। मतलब एक सिस्टम है जो कितने पॉइंट चार्ज से कंस्टिट्यूट है, कितना n। पहला पॉइंट चार्ज पे चार्ज कितना है Q1, दूसरा पे Q2, तीसरा पे, ठीक ना। तो नेट चार्ज ऑफ सिस्टम अलजेब्रिक सम Q1 Q2 Q3 प्लस Q1, ठीक है, लिख लो। फिर इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तब और समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सारा चार्ज का हम ये ऐड किए हैं, कौन सा सम है, अलजेब्रिक सम है, तो यानी कि ये चार्ज कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। हेंस लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
जैसे मास ऐड हो जाता है अलजेब्रिकली, उसी तरह से चार्ज अलजेब्रिक हो रहा है, इसलिए ये कंफर्म हो गया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक ना। वेक्टर, वेक्टर में वेक्टर का ट्रायंगल लॉस एडिशन होता है, यहाँ तो अलजेब्रिकली नहीं होता है। एक वेक्टर है मैग्नीट्यूड 2 और दूसरा वेक्टर है मैग्नीट्यूड 3, तो रिजल्टेंट का 5 होगा, उसके लिए हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ तो सीधा 2 + 3 हो जाएगा, नहीं। एक एग्जाम्पल, ABCD, ठीक ना, सिस्टम QA, ठीक है। ये सिस्टम है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉइंट चार्ज जैसे बनाया है, सबका चार्ज दिया गया है, ठीक ना। तो देयरफॉर हाँ, Q नेट इक्वल्स टू QA + QB + QC + QD। तो अलजेब्रिकली ऐड करना है, मतलब साइन के साथ ऐड करना है। 3 कूलम प्लस -5 कूलम प्लस -10 कूलम प्लस 4 कूलम, तो 5 10 15 7 -8 कूलम। कोई दिक्कत? तो -8 कूलम मतलब सिस्टम पे टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है या डेफिसिट है? एक्सेस में है, ठीक ना। अब बता सकते हो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कल पढ़ाए हैं, बता सकते हो? ये तो चार्ज हो गया, इसका नेट चार्ज, मतलब टोटल कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर? कल बताए थे 1 कूलम इक्विवेलेंट टू कितना, 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं कल ही बताए थे, बोले थे याद रखने के लिए। 1 कूलम, ठीक ना, अगर -1 कूलम होगा तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स आया होगा, इतना, ठीक ना। -8 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कोई दिक्कत? एक लाइन का एग्जांपल है, ठीक ना, समझ गए? इसको लिख लो। यहाँ लास्ट में लिख दिए माइनस में नेट चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक ना। और पूछ देगा कितना इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर से यहाँ पे है, तो वो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। कल एक चीज़ बताए थे, अब याद है कि नहीं है बताओ पहले, कि अगर मान लो कोई मेटल का बॉल है, ठीक ना, उस पर चार्ज अगर हम डालते हैं बाहर से, तो उस पर चार्ज जहाँ पे डालेंगे वहीं रहेगा या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए?
कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अंदर इनसाइड की सरफेस पे, सरफेस पे, ठीक ना? क्यों होगा? आज रीजन बता दो, तो नहीं बताए थे कल। नहीं, बता देते हैं रीजन, ठीक ना? एकदम हल्का सा रीजन है। ऐसा किस चीज़ पे होगा? मेटल पे, ठीक ना? कोई नॉन मेटल लेंगे तो फिर वो जहाँ डालेंगे वहीं रहेगा, ठीक ना? तो ये मान लो मेटल का स्फीयर है, इस पर अगर हम कुछ चार्ज एक्स्ट्रा डाल दिए, नेगेटिव चार्ज, तो ये इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सब ये बाहर आउटर सरफेस पे रहेगा, ठीक ना? अंदर में नहीं रह पाएगा। क्यों? देखो ऑलरेडी ये बना हुआ है किसका? मेटल का। रीजन बता देते हैं, याद रहेगा, एक बार याद हो जाएगा। मेटल का बना है तो ऑलरेडी इसके इनसाइड बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनसाइड है, सरफेस पे नहीं है। हाँ, तो हम जो बाहर से भेजेंगे वो भी जाएगा यहाँ। तो पहले से बोल रहा है कि हम रहने नहीं देंगे तुमको, भगाएगा। तो भागेगा थोड़ा सा, बोलेगा नहीं यहाँ भी नहीं रहने देंगे, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद तो बेचारा नहीं भाग सकता है, इसलिए सबको ठेल के कहाँ पे पहुँचा देगा? सरफेस पे। इसलिए उसको रहना पड़ेगा कहाँ पे? सरफेस के पास। तो कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ यहीं रहेगा, चारों बगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए? रीजन पूछता है ये सब एग्जाम में, ठीक है? और नॉन मेटल में कुछ है ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ देंगे वहीं रह जाएगा। समझ गए ना? एक क्वेश्चन लिखो इसका, पहले लिखो। लिखो ए सिस्टम कंटेन्स चार्जेज प्लस 5 कूलम, ऐसे 5C, कॉमा -3 कूलम प्लस 10 कूलम प्लस 8 कूलम and -4 coulomb. Then determine the total number of electrons and also mention is it excess or deficit ऑन दी सिस्टम। समझ गए क्वेश्चन? हाँ ठीक है, बनो।
1.6 नहीं, 6 इंटू 10⁻18 था, ठीक है, गलती हो गया था उसमें। 6 इंटू 10⁻18 1 किलो इलेक्ट्रॉन में, ठीक ना। 6.285 आया था, लेकिन 6.6 लिखेंगे उसको। नहीं, वो क्या क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे पहले नेट चार्ज निकालेंगे, तो वो उतना उतना चेंज क्यों कर रहे हो? 16 कूलम आ गया, हाँ 16 एक कूलम में 6 इंटू 10⁻18। हाँ, तो उसे मल्टीप्लाई कर देना, कर दिया ना। हाँ, तो वही आंसर आ जाएगा, उतना 9 प्लस में आया है। हाँ, प्लस में आया मतलब क्या है, एक्सेस या डेफिशिएंसी है। हाँ, तो लिखो इतना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा, ठीक ना, हो गया, ठीक है। नेट चार्ज 10 5 15 8 23 16 6 इंटू 16 96 होगा, 9.6 नहीं होगा, ठीक ना। 6 मल्टीप्लाई हो रहा 16 से ना, 96 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लिखो। 96 इंटू 10⁻8। 9.6 इंटू 19 हो जाएगा, तो एक पॉइंट लगा देंगे। हाँ, तब वो 96 तब 18 का पावर है, 9 पॉइंट लगा दे तो 98 17 हो जाएगा। 9.6 मतलब एक 10 से डिवाइड की हो तुम, ठीक है, कोई दिक्कत। उतना इलेक्ट्रॉन्स स्केप्ड बगल में लिख सकते हो, ठीक ना, इतना इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा, नहीं कोई दिक्कत। चलो, ये हो गया पहला एडिटिव नेचर, कोई दिक्कत। इस पर भी अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, ये दो सिंपल न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कोई भी नया चार्ज ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक ना। मतलब एक बॉडी से चार्ज दूसरा बॉडी पे सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में कोई चार्ज जनरेट हो जाएगा या कोई चार्ज डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। हाँ, सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। लिखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Charge can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. It can only transferred from one body to another. From one body to another, if these two bodies are interact with each other, ठीक है। इसको समझाते हैं और बढ़िया से। फिर इसको फिर से लिखाएंगे। ये मान लो आइसोलेटेड सिस्टम, तुम्हारे सामने दिख रहा है एक डब्बा, इसको मान के चलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम को बोलते हैं जिसमें मतलब बाहर वाला कोई भी सराउंडिंग का कोई भी चीज़ इस पर इफेक्ट नहीं डाल सकता है और इसका बाहर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, ठीक ना।
अब एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक ना, इसमें मान लेते हैं ये 3 बॉडी है, 3 चार्ज बॉडी है, ठीक ना। ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है। इस पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। डी 4 इसमें से क्या है, 4 बॉडी है। 1 2 3 ये तीनों चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ठीक ना। आफ्टर इंटरेक्शन मतलब इसमें कुछ ऐसा हुआ कि इंटरेक्ट कर गया, इसका भी एग्जांपल बताएंगे, ठीक ना। देख लो इसमें टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ए पे 6 है, बी पे 3 पॉजिटिव है और सी पे 4 पॉजिटिव है, डी पे है ही नहीं। इंटरेक्ट हुआ था। अब देखो ए पे कितना निगेटिव चार्ज है, 4, और डी पे 2। डी पे पहले नहीं था, लेकिन टोटल चार्ज यहाँ पे 6 था, 6 अभी भी है। बी पे 3 था, अब बी पे कितना हो गया, 4। सी पे 4 था, कितना हो गया, 3। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना है, चार्ज का कंजर्व, हाँ चार्ज कंजर्व है ना। सिर्फ क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, इससे ट्रांसफ़र हो गया इस पे आ गया, इससे ट्रांसफ़र हो गया इस पे आ गया, यही हुआ है। इंटरेक्ट हुआ है। इंटरेक्ट होने का मतलब एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी है, ठीक ना, तो रेलगाड़ी में 3 4 बॉगी है, सब बॉगी में पैसेंजर भरा हुआ है, ठीक ना। लेकिन होता है ना, एक रेलगाड़ी का एक बॉगी से दूसरे बॉगी जाने के लिए रास्ता होता है। मान लो उसमें रास्ता ही नहीं, एकदम पूरा ओपन है, ठीक ना, कहीं कोई रास्ता नहीं, एकदम पूरा यहाँ से वहाँ तक बॉगी सिर्फ है, सब 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन ओपन है, सब में पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक ना। अब ट्रेन जो है 80 की स्पीड से चल रही है, ठीक ना, मार दिया ब्रेक ड्राइवर कस के, सबका मिक्स कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, इंटरेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोई गिरेगा नहीं, बाहर से बॉगी नहीं जाएगा। पता चला पहला बॉगी में 50 पैसेंजर था, उसमें 100 को चला गया ब्रेक जो मारा, ठीक ना। और लास्ट वाला बॉगी में 80 पैसेंजर था, उसमें 20 हो रहा है, लेकिन पूरा ट्रेन में पैसेंजर तो इधर उधर हो गया, लेकिन सब तो है, कंजर्व है। वही यहाँ हुआ है, ऐसे ऐसे डिब्बा को हिलाए, सब एक दूसरे से टकरा गया, रब हुआ, चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, कोई दिक्कत, कंजर्व है, बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सिस्टम कैसा है, तो ये कंडीशन है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तभी लगेगा जब सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। समझ गए, ठीक ना। यही चीज़ बुक में समझाया है, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना। इस पे क्वेश्चन,
ये सिस्टम है, ठीक ना, आइसोलेटेड सिस्टम, इंटरेक्ट हुआ वैसा हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे एक मिनट यहाँ पर भी दे देते हैं कुछ, कोई दिक्कत, इंटरेक्ट हो गए, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये इस पे डी पे क्या चार्ज है वो निकालना है एक्स, ठीक है, बनाओ। एक्स का वैल्यू, हाँ एक्स का, हाँ टोटल नेट चार्ज बिफोर इंटरेक्शन इक्वल्स टू आफ्टर इंटरेक्शन, वही यूज़ किया हो ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टी नेट निकाले, टी नेट हाँ। कहाँ है, इसी का पूरा हाँ, ठीक है। ठीक है, +2c, कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब इसमें हमेशा याद रखना है नेट चार्ज बिफोर इंटरेक्शन इक्वल्स टू नेट चार्ज आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक ना, यही फॉर्मूला याद रखना है, ताकि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक ना। ठीक है, अब इसी में न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक चीज़ बता देते हैं, याद रखोगे। जैसे मान लो ये बॉल है, इसका रेडियस मतलब एक बॉल है किसी मटेरियल का, ठीक ना, मेड बाय मटेरियल एक्स, एक बॉल है जिसका रेडियस कितना है r, और किस मटेरियल का बना है, एक्स का, और सेम एकदम आइडेंटिकल बॉल है उसी मटेरियल का, इसका भी रेडियस r है, मेड बाय मटेरियल एक्स, कोई दिक्कत।
इस पे चार्ज मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, इस पे चार्ज मान लेते हैं 10 कूलम है, ठीक ना। चार्ज ऑन, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी। चार्ज ऑन ए इक्वल्स टू कितना 10 कूलम। वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। चार्ज नहीं, इसको मान लेते हैं न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। तो इस पे चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसको कनेक्ट करते हैं किससे? वायर से। तो जानते हैं चार्ज का फ्लो होगा, इससे चार्ज ट्रांसफर होकर इस पे आएगा, ठीक ना। लेकिन खासियत है कि दोनों आइडेंटिकल बॉल है, रेडियस दोनों का सेम है, दोनों सेम मटेरियल का है। तो रूल्स बोलता है कि दोनों पे चार्ज का फ्लो होगा इस तरह से कि दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा। हाँ, ठीक ना। इस पे 5 हो जाएगा, उस पे क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? डेट मीन्स आफ्टर ए वाइल ए 5 कूलम बी कितना 5 कूलम। लेकिन कंडीशन है दोनों का शेप और साइज और मटेरियल सब सेम होना चाहिए, ठीक ना। अगर कुछ भी चेंज हो रहा तब ये नहीं लगेगा, ठीक ना। इसको याद रखना है, लिख लो नोट करके। ठीक है। तीसरा बेसिक प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज कंसिस्ट करेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होगा। मतलब Q नेट बराबर प्लस माइनस या एन ई बोल सकते हैं। एन ई, एन क्या है? एन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर है, ठीक ना। ऐसा इसलिए होगा, समझा देते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है ए, ठीक ना। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक बॉडी ए है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गया, ठीक ना। इस पे जो चार्ज होगा -1 ई, क्योंकि इससे निकला है, सॉरी निकला है तो इस पर +1 ही है, इस पर -1 ही, ठीक ना। अगर यही बॉडी ए, इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया बी पे, तो इस पर चार्ज हो जाएगा +5 भी इस पर, ठीक ना। अब आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकता है, ठीक है। 2.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकता है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब Q नेट कभी भी नहीं होगा, क्या चीज़? 2.5 ई, 1.5 ई, 3/7 ई, इस टाइप का कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा इंटीग्रल टाइम्स होगा, ठीक ना। तो लिखो पहले, तब लिखना, लिखो
द नेट चार्ज exists on a body will the net charge exists on a body will always an integral multiple of base unit of charge ठीक है, डेट इज यहाँ पे लिख लेना है, डेट इज क्यू नेट इक्वल्स टू एन ई। प्लस हाँ, एन इंटीजर है तो एन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इज ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या किसी बॉडी पे इतना कूलम चार्ज हो सकता है? कैसे बोल दिए नहीं? हाँ, तो वो पता करना होगा ना, बताते हैं। हाँ, फार्मूला लगाना होगा, ऐसे थोड़ा पता चलेगा। अगर यहाँ n निकालेंगे, n अगर इंटीजर आ गया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बता देते हैं, ठीक ना, लेट नेट चार्ज Q बराबर एन ई। ठीक है, ये मान लिए, देयरफॉर एन ई इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम बाय कितना, ई। n इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻⁻10 बाय ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 लिख सकते हैं। 16 6 जा कट गया, 6 इंटू 10⁻⁻10 अब प्लस 90, 6 इंटू 10⁻9, ये इज एन इंटीजर, ये इंटीजर आ गया। देयरफॉर दिस चार्ज क्या करेगा, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा। ठीक ना, अगर ये इंटीजर नहीं आता तो नहीं करता, समझ गए। कोई दिक्कत? ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो एन का वैल्यू निकालना है। इंटीजर आ गया तो ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक ना, रहने दो। ठीक ना, जितना चीज़ बताएं याद रखोगे, क्योंकि अब गुलम्स लॉ स्टार्ट होगा और सब ये सब यूज़ होगा, अच्छा न्यूमेरिकल आएगा तो। ठीक ना, रहने दो।